अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नावल पक जिसकी राइटर हैं, यार मैं हमेशा ही नाम भूल जाती हूँ बट सॉरी, आप लोगों को आइडिया ही होगा कि मेहरुन्निसा शामिर राइटर है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों मैं फोकस्ड नहीं रह पाती। और चले आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी छठी एपिसोड को बगैर किसी देर के। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के टेम्पो को ना टूटने दूँ और आप लोगों को बाकायदगी से नावल दूँ। आई एम सो सॉरी यार, बस अच्छा टाइम नहीं चल रहा इस वक्त। थोड़ा सा इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा टाइम इन नॉट दैट कि बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इन दैट कि ये थोड़ी उलझनें चल रही हैं, थोड़ी सुलझ जाए तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सफ़ीर की गाड़ी के बरक्स हारून की गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था। म्यूज़िक, हल्की फुल्की बातें, एक दूसरे पे जुमले कसना। ये सुबह सुबह तुम्हारे दादा जान ने क्यों अदालत लगवा रखी थी। घर के सब बड़े उनके कमरे में जमा थे। फरवा चच्ची को भी मैंने वहीं से निकलते देखा था, काफ़ी गुस्से में थी और फुप्पो जान भी उदास थी। हारून ने म्यूज़िक की आवाज़ कम करते हुए हाले से पूछा था। हाले ने एक नज़र पिछली सीट पे बैठे हसन को देखा था और कोई जवाब नहीं दिया। हारून समझ गया था, तभी हसन को मुखातिब करता बोला था, हसन मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने वाला है और मुझे यही लगता है कि सुबह ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस इसीलिए लगी थी। हाले अब बताओ मुझे सारी बात क्या चल रहा है। हसन का मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन हारून इसको नज़रअंदाज किए गया। मुझे नहीं पता, मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने तो यही बताया कि बस शम्स चचा और चची को बुलाया था। बाबा से तो कल रात ही कुछ बात की थी दादा जान ने, अब वो बात क्या है ये मुझे नहीं पता, उसने तफसील से जवाब दिया था। ये चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वारिस, मेरे बगैर कोई कैसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता है। और हारून भाई आप कब लाए रिश्ता, मैं कहाँ था। वो हैरान से सवाल पे सवाल किए क्या। मेरा प्यारा भाई, हाले को इस पे प्यार आया था। कितनी फ़िक्र है ना तुम्हें मेरी, मैं एवं ही तुमसे इतना लड़ती रहती हूँ। अब पक्का तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। कितना अच्छा है ना मेरा भाई, हारून से ताईद चाहिए थी। मैं रिश्ता नहीं लाया सफ़ीर, और हाले की बात हो रही है, वो संजीदा सा बोला था। उन दोनों का नाम साथ लेते दिल 1000 बार टूटा था। क्या, वो चिल्लाया था। नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तुम सफ़ीर भाई से शादी नहीं कर सकती, मैं करने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं कर सकती, बताना पसंद करोगे गैंडे, वो तब के बोली थी। तुम हारून भाई से शादी करो और रुखसत हो जाओ, सुल्तान मंजिल से, आई समझ, वो दो टोक लहजे में बोला था। हारून ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि हाले को तो आग ही लग गई थी। मैंने अभी जूता उतारना है और तुम्हारे सर पे मारना है। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है मेरी और सफ़ीर की शादी से। तकलीफ़ ही तो है, आधी ज़िंदगी तो तुम मेरे सर पे मुसल्लत रही हो। अब सफ़ीर भाई से शादी करके तो तुम सुल्तान मंजिल की मलका ही बन जाओगी, और मैं, मेरी ना पहले कोई इज्जत ही ना अब होगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि तुम हारून भाई से शादी करके चली जाओगी और मैं सुल्तान मंजिल का बेताज बादशाह बनूंगा। लेकिन नहीं, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होगी मेरी हुकूमत। भाई मैं नहीं जानता कुछ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। बादशाह तो तुम फिर भी नहीं बन सकते, सफ़ीर तुमसे बड़ा है, उसी की हुकूमत होगी सुल्तान मंजिल पर। और उसको तपाने को बोली थी। हाँ ठीक है, वज़ीर ही बन जाना, मैं तुम्हें वो भी कबूल था, वो मुँह बसूर कर बोला था। मुझे वो भी कबूल था। पको मत हसन गुलाम, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगी तुम्हें, अब आवाज़ ना आए तुम्हारी। हाँ हारून तुम क्या बता रहे थे, वो उसको रपट कर हारून की जानिब मतवज्जो हो चुकी थी, जबकि हसन बेबसी से उसको देख कर रह गया था। उसके तो सारे ख्वाब ही टूट गए थे। वो पांचों स्कूल की एक बहुत महंगी डायमंड शॉप में मौजूद थे। हसन खामोशी से एक सिंगल सोफ़े पे बैठा था। महर भी उसके साथ वाले सोफ़े पे मगमूम सी बैठी थी। हाले काउंटर के सामने खड़ी अपने लिए कुछ पसंद कर रही थी। हारून उसके साथ ही खड़ा था, जबकि सफ़ीर उनसे ज़रा फासले पे एक कॉल सुनने ठहर गया था। हारून ने हाले की एक अंगूठी पसंद कर ली थी। वो हाले की हर बर्थडे पे अंगूठी ही गिफ्ट करता था। हाले ने भी अपने लिए एक ब्रेसलेट निकलवाया था। वही ब्रेसलेट महर को दिखाने वो सामने रख के सोफ़े की जाने बढ़ गई। तभी सफ़ीर हारून के साथ आ खड़ा हुआ और उसके हाथ में पकड़ी अंगूठी अचक ली। हारून ने उसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। ये रिंग मैंने पसंद की है हाले के लिए, तुम कुछ और देखो, सफ़ीर वो नागवारी से बोला था। अब ये मुझे पसंद है, वो अंगूठी को तनकीदी नज़रों से देखता बोल रहा था। वैसे भी जब लड़की ही तुम्हारी नहीं रही तो इस रिंग का क्या करोगे। एक और बात, हाले को रिंग देने का इख्तियार बस मेरा है, अब तुम्हें चाहिए कि कुछ और देख लो यार। वैसे एक बात है, तुमसे चीज़ें छीनना पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जबकि उसकी आंखों में वाज़ेह तंज था। ये रिंग खामोशी से मुझे वापस कर दो सफ़ीर, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह क्या कर लोगे तुम,
तुम्हें पता है सफ़ीर, मैं पागल हूँ, ये बात आधा शहर जानता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मैं करूँगा ये कि वो जो सामने इंडोर प्लांट्स के बड़े बड़े गमले हैं ना, उंगली से गमलों की जानिब इशारा किया था, ये गमले उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। और अगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं इस शॉप की हर दीवार में तुम्हारा सर मारूंगा। और पता है कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। बताऊं क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा बाप सरकारी ओहदेदार है, बल्कि इसलिए वो उसके कान के पास झुका था, क्योंकि मैं पागल हूँ। वो चबा चबा कर बोला था। फिर हथेली खोलकर उसके सामने की थी, साथ की नखियों से इशारा किया था, रिंग वापस करो। सफ़ीर आंखों में खून लिए उसको देखता रहा और फिर रिंग उठा के उसकी हथेली पे दे मारी थी। एक बात बताओ सफ़ीर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हाले से मोहब्बत नहीं करते। ये फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, अट्रैक्शन, क्रश, बर्तरी की ख्वाहिश, कुछ भी, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बात करने का फ़न जानती है, वो बात मनमाना जानती है, वो किसी भी मर्द को ज़ेर कर सकती है। वो आम नहीं है, इसलिए बस इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से हर बेहतरीन चीज़ को अपना बनाने की आदत है। वो चबा चबा कर कह रहा था। वाह यार, तुम तो जीनियस हो। टू बी ऑनेस्ट, मोहब्बत क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिला है, प्यार, पैसा, मकाम, और अब हाल है वो भी मुझे मिल जाएगी। हरून, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मैंने ख्वाहिश की और मुझे ना मिली हो? वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आई लाइक हर, और मुझे लगता है ये बहुत है। मोहब्बत के चक्कर में बेवकूफ़ लोग पड़ते हैं, तुम जैसे पागल। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ। हाले को मैंने हर जाविये से देखा, वो परफेक्ट है और हर परफेक्ट चीज़ पे सफ़ीर सुल्तान का हक़ है। और अगर मैं ये बात हाले को बता दूँ तो? मैं तो डर गया। देखो मैं कांप रहा हूँ। वो जैसे महजूज़ हुआ था। वो इस वक्त मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है हारून। तुम क्या, अर्श से फरिश्ते भी अगर उतर कर मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो हाले यकीन नहीं करेगी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हारून, मैंने उसको काबू कर रखा है, ऐसे कि उसको लगता है उसकी मर्ज़ी चल रही है, हालांकि वो मेरा हुक्म मानती है। लोग किसी के दिमाग से खेलते हैं, मैंने हाले का दिल काबू कर रखा है। मैं उसके दिल का हुक्मरान हूँ। औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में किसी सुनी सुनाई पे यकीन नहीं करती। अपने मनपसंद मर्द के गुनाहों पे वो कबूतर की तरह आंखें मींच लेती है, उसके अयूब ऐसे छुपा लेती है कि फरिश्तों को भी पता नहीं चले। मैंने 4 साल उंगलियों पे गिनवाया था, 4 साल उसको वहीं दिखाया जो वो देखना चाहती थी, उसको वहीं सुनाया जो वो सुनना चाहती थी। और अब ना वो किसी की सुनेंगी, ना किसी की दिखाई हुई चीज़ हकीकत मानेंगी। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। हारून ने जवाब में कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि तभी उन्होंने हाले को अपनी जानिब आते देखा। हारून ने फ़ौरन खुद को कंपोज कर लिया था। तुमने ये रिंग पसंद की है क्या हारून? वो उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखती पूछ रही थी। हाँ की थी, लेकिन अभी इस पर गंद लग गया, इसलिए ये नहीं लेंगे, हम कुछ और देख लेते हैं। ओके। सफ़ीर का तो मानो खून ही खौल गया था, जबकि हाले ने महज सर हिलाया था। वहाँ से निकलने के बाद वो सब मॉल गए थे। काफ़ी देर की खवारी के बाद हसन और हारून की शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। महर ने कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि हाले ने जो कुछ अपने लिए लिया था वही सेम उसके लिए भी लिया था। सफ़ीर को हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई कॉल आ जाती थी, जिसकी वजह से उसने अभी अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा था। वो अभी भी कॉल सुनकर आया था। हसन तो महर को लेकर फूड कोर्ट चला गया था। इससे भूख नहीं बर्दाश्त होती थी। हाले, हारून और सफ़ीर वो तीनों अब साथ साथ चल रहे थे, ऐसे कि हारून बीच में था, हाले और सफ़ीर उसके दाएँ और बाएँ तरफ। हारून, यार एक बात तो सुनो। सफ़ीर एक दुकान के सामने रुक गया था, तो हारून और हाले को भी रुकना पड़ा। बोलो। वो खड़ा खड़ा सा था। यार तुम तो जानते ही हो हम दोनों की शादी होने वाली है। वो हाले को देखते मुस्कुराते हुए बोल रहा था। तो शादी से पहले का जो टाइम होता है, गोल्डन टाइम, हम लोगों को वो स्पेंड करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़रा अकेले में एक दूसरे के साथ कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए? वैसे कह रहा था जैसे वो और हारून बचपन के दोस्त हों। श्योर, मैं फूड कोर्ट में बैठा हूँ। हाले तुम फ्री होकर आ जाना। ओके। अपना फ़ोन ऑन रखना और ये मुझे दे दो। उसने हाले के हाथ से वो शॉपिंग बैग भी ले लिया था जिसमें हारून का गिफ्ट था, और आगे बढ़ गया था। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दोनों उसके साथ भी वही बातें करेंगे जो कि अकेले में। यार प्लीज़, अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो। चलो आओ, तुम्हें कुछ ख़रीद कर देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाले खामोशी से उसके साथ चलती थी। कुछ ही देर में उसका मूड ठीक हो गया था। सफ़ीर, ये देखिए कितना प्यारा है ना। वो गुलाबी रंग का एक कामदार जोड़ा सफ़ीर को दिखाते हुए कह रही थी। उनके पीछे एक स्याह आंखों वाला दराज कद नौजवान भी खड़ा था। उसने सर पे पी कैप पहन रखी थी। सफ़ीर को देखकर उसकी आंखें मुश्तबा अंदाज में सुकड़ी थी। हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम पिंक कलर बहुत पहनती हो, कुछ डिफरेंट ट्राई करो यार। लाइफ में चेंजेस ज़रूरी होती हैं, एक ही जगह स्टक हो जाना अच्छा नहीं होता।
मुआम से लहजे में बोल रहा था। हाले का रंग अलबत्ता फीका पड़ा था। उसी वक्त सफ़ीर का मोबाइल एक बार फिर बजा था और वो माजरत करता दुकान से बाहर निकल गया था। हाले भी आगे बढ़ गई थी। उसका मूड ख़राब हो गया था। उस स्याह आंखों वाले नौजवान ने इशारे से सेल्समैन को अपनी जानिब बुलाया था और वहीं गुलाबी जोड़ा पैक करने को कहा था। हाले अब सामने वाले दुकान में दाखिल हो गई थी और बेदिली से ड्रेसेस उलट पुलट कर देख रहे थे जब उसको अपने अकब से एक शनासा सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना हम फिर मिलेंगे। उसकी आंखों में चमकती लहजा पुरसुकून सा हाले को करण खाकर मुड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? क्या आप ठीक हो? तुमने मुझे कैसे पहचाना? हो गॉड हारून, तुम्हें देखता तो खुश हो जाता। क्या वाकई? वो हैरान सी थी और थोड़ी पुरजोश भी। मैं आपको लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। उसका लहजा सादा सा था। उसने बस एक ही बात का जवाब दिया था। उमर, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। मुझसे ज़्यादा नहीं हुई होगी, वो उसको देखते हुए बोला था। एकदम हाले को याद आया था कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई है। अच्छा खैर, मुझे जाना होगा, मेरे कज़न मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये ले लें, फिर चली जाइएगा। उसने एक शॉपिंग बैग हाले के सामने किया था। इसमें क्या है? वो उसके हाथ से वो बैग लेते हुए पूछ बैठी थी, लेकिन वो खामोश रहा था। हाले ने उस नीले रंग के बैग के अंदर देखा तो उसमें वहीं गुलाबी जोड़ा था। उसके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। तुम हमारी बातें सुन रहे थे, और अगर सुन भी रहे थे तो तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हो गई कि मैं तुमसे ये ड्रेस ले लूँगी? वो तब ही तो गई थी जबकि वो बिल्कुल पुरसुकून सा था। मैंने आपकी कोई बात जानबूझकर नहीं सुनी, और ये ड्रेस मैं शुक्रिया के तौर पे दे रहा हूँ। आपने उस रात मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे खून देने के लिए और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं ये नहीं लूँगी तुमसे। और एक बात और, आज के बाद अगर आइंदा कभी भी मुझे कहीं देख भी लो तो ऐसे गुजर जाना जैसे मुझे जानते भी नहीं हो। आई समझ? वो कहकर रुकी नहीं थी, दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आपको पिंक पसंद हुई या स्याह, किसी को हक नहीं है कि वो आपको जज करे। जिनसे आपको मोहब्बत करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप किसी को जज करने लग जाते हैं तो आपके पास उनसे मोहब्बत करने का वक्त नहीं रहता। आप हर वक्त उनके हर काम में कुछ न कुछ ऐसा ढूंढने लगते हैं जिसकी बिना पे आप उसे जज कर सकें। इस तरह आपकी नज़र बस उनकी खामियों पे होती है। आप उनमें अच्छाई नहीं देख पाते। जिनसे मोहब्बत करें उनके स्याह से भी मोहब्बत करें, उनके पिंक से भी मोहब्बत करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसको जज मत करें। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मोहब्बत के झूठे दावे ना करें। उसका लहजा वैसा ही था, खूबसूरत, पुरसुकून। हाले तो गोया बुत बन गई थी, पत्थर का बुत। काफ़ी देर बाद उसने मुड़कर देखा था, लेकिन वो जा चुका था। वो जाने के लिए ही आया था। रात गहरी स्याह और तारीक थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में उस वक्त उनके दोनों बेटे और बहुएं मौजूद थी। शम्स और मराज सुल्तान बाबा जान के पास बेड पे बैठे थे, जबकि फरवा और हसीना कमरे में रखे ग्रे रंग के सोफ़े पे बैठी थी। हसीना मखमूम सी थी, जबकि फरवा गहरा आरामदेह। जबकि बाबा ने बात का आगाज़ किया। मैंने यहाँ आप सबको तमहीद बांधने के लिए नहीं बुलाया। मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। हाले और सफ़ीर मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दिया जाए। वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी हवाले से मैं मिराज और उसकी घरवाली से बात कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी और फरवा की रज़ा जानना चाहता हूँ। फरवा, तुम अपने ज़ाती इख्तलाफात एक तरफ रखकर जवाब देना। ये मामला तुम्हारे बेटे की सारी ज़िंदगी का और उसकी खुशी का भी। उनकी आवाज़ बारोबर संजीदा थी। बाबा जान, मुझे तो बज़ाहिर कोई कबाहत नज़र नहीं आती इस रिश्ते में, और अगर सफ़ीर की पसंद की बात है फिर तो बात ही ख़त्म है। जैसा आप चाहें, मैं राज़ी हूँ। शम्स खुश दिली से बोले थे, जबकि फरवा ने खा जाने वाली नज़रों से उनको देखा था। सफ़ीर की खुशी या हाले को मिलने वाला हिस्सा सब समझती हूँ मैं, वो दिल ही दिल में बोली थी। बाबा जान, आप सब जानते तो हैं हाले कितनी बदतमीज़ और अखड़ है। मिराज ने पहलू बदला था। वो मेरी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं करती। उसके लिए मैं जैसे घर के बड़ों में हूँ ही नहीं। कोई अपने घर के बच्चों को भी इतना जलील नहीं करता होगा जितना वो मुझे करती है। मिराज कुछ बोलने लगे थे कि हसीना ने उनको खामोश रहने का इशारा किया था। और महर, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। उनके लहजे में जैसी शरीनी सी घुल गई थी। वो बहुत फरमा बरदार और मोहब्बत करने वाली बच्ची, और वो सफ़ीर से मोहब्बत करती ही बिन माँ बाप की बच्ची है। हमें उसका हक़ नहीं मारना चाहिए। मैं चाहती हूँ सफ़ीर और महरमा की शादी हो जाए। यूसुफ सुल्तान ने उनकी सारी तकरीर खामोशी से सुनी थी, और जब बोले तो इतना, बस इतना। सारा घर जानता है फरवा हाले कैसी है और तुम कैसी। मैं महफिल में बैठकर तुम्हें कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लिहाजा तुम्हारा यह एतराज़ रद्द हुआ। फरवा ने कलस कर पहलू बदला था। और दूसरी वहाज की बेटी को बुलवाओ यहाँ, मैं उससे बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो पहला हक़ उसी का होगा, बाकी सब बाद में। फरवा, तुम्हारा बस एतराज़ है ना? उनके लहजे में बला का सुकून था। फरवा तो मानो खिल उठी थी। जाहिर है महरमा सब बता देगी और फिर बस सारी टेंशन ख़त्म। ज़बरदस्त
मुलाजमा के ज़रिए महर को पैगाम भिजवा दिया गया था। 5 मिनट बाद वो स्याह रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस यूसुफ सुल्तान के कमरे में आती दिखाई दी थी। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे, मामूल से कुछ ज़्यादा। वो सलाम करके खामोशी से हसीना और फरवा के बीच में आकर बैठ गई थी। उसका एक हाथ स्याह दुपट्टे में छुपा रखा था, ऐसे कि महसूस न होता था। चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद वो असल मुद्दे पे आए थे। हम सफ़ीर और हाले की शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आपकी भी मर्ज़ी जानना चाहते हैं। अगर आप सफ़ीर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बता सकती हैं, यूसुफ सुल्तान लिए दिए लहजे में बोले थे, जबकि महर तो इस पे भी खिल उठी थी कि कम अज़ कम उन्होंने उसको मुखातिब तो किया। फरवा और हसीना ने उसको उम्मीद से देखा था। ऐसी कोई बात नहीं अब्बा, सफ़ीर मेरा कज़न है, दोस्त, और बस इससे ज़्यादा हमारे दरमियान कोई और ताल्लुक़ नहीं है। वो ठहरे हुए लहजे में पुरसकून सी बोल रही थी, अलबत्ता उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उनमें वाज़ेह कर्ब था। वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लौटा रही थी। हसीना बेगम ने उसको नम आंखों से देखा था। मेरी बेटी का ज़र्फ़ कितना आला है, जबकि फरवा, वो अभी तक उसके अल्फाज जहन में जज़्ब नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। फरवा ने मुझे एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाई है। वो संजीदगी के साथ पूछ रहे थे। मिराज खामोश मगर चुपती नज़रों से महर को देख रहे थे। कुछ था जो उनको शक में डाल रहा था, कुछ था जो उनको खटक रहा था। ये बात इतनी सीधी नहीं थी, ये मामला इतना आसान नहीं था। कोई कैसे अपनी मताए हयात से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो सकता है? ममानी जान को ज़रूर कोई मुगालता हुआ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभा जान, बस अब ये बात ख़त्म कर देना। बच्ची कह तो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शम्स थे, उनको डर था कि कहीं हाले जैसा अच्छा चांस उनके हाथ से न निकल जाए। ठीक है महर बेटा, तुम अब जाओ, हाले और सफ़ीर को बुला कर लाओ। अब के यूसुफ सुल्तान का लहजा नॉर्मल था, वो डायरेक्ट आपसे तुम पर आ गए थे। महर खामोशी से उठकर चली गई थी। फरवा, अब तो कोई एतराज़ नहीं है ना तुम्हें? बाबा जान की भारी आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी। फरवा ने बामुश्किल जवाब देने को मुँह खोला था। मुझे कुछ वक्त चाहिए बाबा जान, मुझे इस बारे में सोचना होगा, तभी कोई मौजूद जवाब दे पाऊँगी। तुमने जो सोचना है सोचती रहो, मैं आज ही हाले और सफ़ीर की रस्म करूँगा, यहीं इसी कमरे में। उनका लहजा दो टोक था। थोड़ी देर बाद हाले और सफ़ीर आ गए थे, साथ हसन और हारून भी थे। शॉपिंग से वापसी पे हारून अपने घर नहीं गया था। हाले ने उसको रोक रखा था। थोड़ी देर पहले जिस सोफ़े पे हसीना और फरवा बैठे थे, अब उसी सोफ़े पे यूसुफ सुल्तान बैठे थे। आओ बेटा, हाले और सफ़ीर, तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो। दादा जान ने मोहब्बत से उन दोनों को पास बुलाया था। सफ़ीर मुतमईन सा, जबकि हाले झिझकती हुई उनके पास जाकर बैठ गई थी। उसने मेहरून रंग की लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था और सफ़ेद ही दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा था। बाल बीच वाली मांग निकाल कर खुले छोड़ दिए थे, जबकि सफ़ीर ग्रे डिनर सूट में मलबूस था। वो अभी ऑफिस से आया था और अभी तक चेंज भी नहीं किया था कि उसे दादा जान का पैगाम वसूल हुआ। वो दोनों दादा जान के दाएं बाएं बैठ गए थे। हारून, महर और हसन एक तरफ अलमारी से टेक लगाए खड़े थे। महर खामोश सी थी, जबकि हारून बेचैन। वो ये सब नहीं देख सकता था, उससे देखा ही ना जाता। मिराज, शम्स और बाकी सब एक तरफ बेड पे बैठे थे। तुसा मेरी मर्जी दे बगैर मेरी मंगनी करवेंदे पे हो। मैं तुसा को सू कर सकती हाँ। आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी मंगनी करवा रहे हैं, मैं आपको सू कर सकती हूँ। वो झुककर दादा जान के कान में बोली थी। मैं जज ही खरीद घसा वल क्या करे सो बेटा जी, मैं जज खरीद लूँगा। फिर क्या कर लोगी बेटा जी? सफ़ीर और हाले बेटे, आप दोनों इस रिश्ते पर राज़ी हो? दादा जान ने उन दोनों को मुखातिब किया था। सफ़ीर गहरा मुस्कुराया था। मैं तो राज़ी हूँ। उसके लहजे में बेहद इत्मीनान था, जबकि हाले ने बस जी कहने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अब दादा जान ने सफ़ीर के हाथ में एक अंगूठी दी थी और हाले से उसका हाथ आगे करने को कहा था। हाले ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और मिराज पे उसकी नज़र टिक गई। वो उसका मतलब समझते हुए उठे थे और उसके करीब आकर उसका हाथ सफ़ीर के हाथ में दे दिया था। सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए अंगूठी पहना दी थी। हारून की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। उससे वहाँ खड़े होना दोभर हो गया था, जबकि महर बिल्कुल पुरसुकून सी खड़ी थी, जैसे उसको फ़र्क ही ना पड़ता। हसन की आंखें नम हुई थी, जिनको वो बेदर्दी से रगड़ गया था। अब सफ़ीर ने अपना हाथ आगे किया था। मिराज ने अंगूठी निकालकर हाले के हाथ में दी थी। हाले ने सफ़ीर की तरफ देखा था। सफ़ीर ने आंखों से इशारा किया था, जैसे कह रहा हो डू इट। उसने झिझकते हुए अंगूठी पहना दी थी। ना किसी ने तालियां बजाई, ना मुबारकबाद दी। सबके अपने गम थे, सबके अपने मसले थे, सिवाय शम्स और मिराज के। शम्स सुल्तान ने आगे बढ़कर हाले का सर चूमा था और कुछ पैसे उसकी गोद में रख दिए थे। मिराज ने उन दोनों पे पैसे वार कर हसन को थमाए थे कि नरगिस को दे दे। हारून की अपनी जगह पे खड़े टांगे कांपने लगी थी। उससे मज़ीद खड़े रहना दोभर हो गया था। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जबकि उसको सफ़ीर की आवाज़ सुनाई दी। हारून यार, पिक्चर्स तो ले लो मेरी, हमारी यादगार मोमेंट है। वो
वो मुस्कुराकर कह रहा था, नॉट नाउ सफ़ीर, नॉट नाउ। उसने बेबसी से सरगोशी की थी। हाले का उस तरफ ध्यान नहीं था। वो अम्मा की कोई बात सुन रही थी, पर वह अपनी जगह पत्थर का बुत बनी बैठी थी। महर ने करीब आकर हाले को मुबारकबाद दी थी, साथ उसके हाथ चूमे थे। हारून, मेरे भाई, तुमसे कह रहा हूँ। सफ़ीर ने एक बार फिर उसको आवाज़ दी थी। इस बार हारून मुड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हाले ने बेख्तियार नज़रें चुरा ली थी। हारून ने अपना मोबाइल निकाला था और उन दोनों की एक साथ तस्वीर खींची थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तस्वीर ब्लर हुई थी। सफ़ीर ने अब सबको साथ खड़ा कर लिया था। फैमिली फ़ोटो के लिए हारून ने 1-2 तस्वीर और उतारी थी। जब सफ़ीर ने उसको तस्वीर दिखाने को पास बुलाया, हारून उसके करीब गया। तस्वीर दिखाने के बजाय उसके कान के पास झुका था। किसी इंसान को इतना सताओ जितना बाद में खुद भी बर्दाश्त कर सको। हम जैसे पागल अल्लाह को बहुत अजीज़ होते हैं सफ़ीर। हमसे मत उलझो, हमें मत सताओ, वरना खुद भी सताए जाओगे। वो बोलकर पीछे हटा था। सफ़ीर ने लब भींच लिए थे। हारून खामोशी से कमरे से निकल गया था। गैंडे, तुम्हें दावतनामा दूँ के यहाँ आने का? हाले ने दांत कचकचाए थे। मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। वो हाले की तरफ देखे बगैर बोला था। क्यों, क्या तकलीफ़ है? आ जाओ, मेरे पास बैठो। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगा। मैं आ गया तो रो दूँगा, उन्हें आंखों से बोला था। हाले और मिराज को उस पर प्यार आया था। मैंने आगे बढ़कर उसको सीने से लगाया था। मेरा बेटा, माँ सदके जाए। उसी वक्त महर माँ कमरे से बाहर निकली थी। हसन ने उसको जाते हुए देखा था। वो नरमी से माँ के हसार से निकला था और महर के पीछे गया था। हसीना अब फरवा के पास जा बैठी थी और उनसे कुछ कह रही थी। महर तेज़ तेज़ कदम उठाती जा रही थी। उसका रुख अपने कमरे की तरफ नहीं था, वो छत पे जा रही थी। हसन ने उसको सीढ़ियाँ फलांगते देख लिया था। वो भी उसके पीछे गया था। महर ने जैसे ही छत पे कदम रखा, आंसू उसकी आंखों से उबल उबल कर बाहर आने लगे। वो घुटनों के बल बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हसन भी उसी वक्त छत पे पहुंचा था। महर के रोने की आवाज़ सुनकर वो भागकर उसके पास पहुंचा था। जो क्या हुआ है? आप रो रही हो? वो बौखला सा गया था, जबकि महर के रोने में मज़ीद रवानी आ चुकी थी। प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ क्या हुआ है? आपको किसी ने कुछ कहा है? हसन ने उसके हाथ थाम लिए थे। हसन, मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं टूट गई हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मेरी मोहब्बत छीन गई मुझसे। आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी। हसन की गिरफ्त उसके हाथों पर ढीली पड़ी थी। नीचे हाले और सफ़ीर की मंगनी की रस्म और यहाँ महर की ये हालत। उसने कड़ियाँ मिलाई थी। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि कुछ समझ ना पाता। वो 16 साल का ज़रूर था, लेकिन था तो मर्द। क्या सफ़ीर भाई? उसने बेयकीनी से लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। हाँ हसन, हाँ सफ़ीर, मैं उसको बहुत चाहती हूँ मेरे भाई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल जल रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे सब्र दे अल्लाह। हसन, कुछ करो प्लीज़। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे लिए कुछ करो। हसन नरमी से उसको गले लगाया था। वो भी मेरी बहन है, उसने जैसे सरगोशी की थी। बच्चों, खुद को संभालिए, कोई देख लेगा। आपने दादा जान से बात क्यों नहीं की? उनको बताइए ना, सब ठीक हो जाता। बल्कि उठिए, अभी चलकर बताते हैं। हाले समझ जाएगी, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। अब्बा ही की तो खातिर कुर्बान किया है सब कुछ। वो गिली आंखों से हारे हुए लहजे में बोली थी। हसन ने अचंभे से उसको देखा था। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मैंने एक मोहब्बत के लिए दूसरी मोहब्बत कुर्बान कर दी। मुझे करनी पड़ी हसन, मैं मजबूर थी। क्या किया है आपने, मुझे बताइए। वो फिक्रमंद हुआ था। वो कुछ बोली नहीं थी, खामोशी से उसको देखती रही। हसन शायद समझ गया था, तभी बोला, मैं कसम खाता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं। उसके लहजे का मान, उसकी आंखों की यकीन दहानी, वो कैसे ना बताती। चंद घंटे पहले उन लोगों को मॉल से वापस आए घंटा भर हो चुका था। महर वापसी पे सीधी अपने कमरे में आई थी और अभी तक वहीं थी। वो अपने बेड पे लेटी छत पे लगे पंखे को घूरे जा रही थी जब नरगिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बजाया। भाजी, आपको बड़े साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं, साथ आवाज़ लगाई थी। हाले को बुलाया होगा। नरगिस, जाओ उसको बताओ, वो लेटे लेटे बोली थी। लो, मैं भला क्या कम सुनती हूँ? अभी तो मैं सिर्फ 30 साल की हूँ, कान भले चंगे हैं मेरे। उसका बड़ा बेटा 20 साल का था। आपको बुलाया है जी, आपको। उन्होंने बोला, वहाज की बेटी को बुला कर लाओ। महरमा एक झटके से उठी थी। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे हाले, कभी नहीं। उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला था, इतनी तेज़ी से कि दरवाजे से लगी खड़ी नरगिस गिरते गिरते बची थी। हाय अल्लाह बाजी, साह निकाल दिया मेरा तो, वो हौल कर बोली थी। बहन ने जैसे सुना ही नहीं। उन्होंने और क्या बोला नरगिस? मुझे लफ्ज़ बा लफ्ज़ बताओ, वो बेताबी से पूछ रही थी। कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो नहीं। और भला क्या कहना था जी? यही कहा कि वहाज की बेटी को बोलो 2 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में आ जाए। महर का चेहरा दमक उठा था। वो भागती हुई किचन में गई थी। फ्रिज से दूध निकालकर चाय का पानी चढ़ाया था। पानी उबलने लगा था, उसमें पत्ती डाली थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
अब्बा कॉफ़ी नहीं पीते, अब्बा चाय पीते हैं। चाय बन चुकी थी। उसने जैसे ही कपड़े से पतीली उतारनी चाहिए, उसका हाथ बुरी तरह आग में जल गया। उसकी आंखों में पानी भर गया। जलन शदीद थी। वह नीचे बैठती चली गई। मुंह पे हाथ रखकर तकलीफ जब्त करनी चाहिए। वो देर नहीं कर सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद वो उठी थी। चाय बर्तन में डाली, ट्रे सजाया और यूसुफ सुल्तान के कमरे की जानिब बढ़ गई। 2 मिनट की दूरी सदियों पे मुहित थी। उसने दरवाजे पे पहुंचकर हल्का सा नॉक किया था। अंदर से इजाज़त मिल गई थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। यूसुफ सुल्तान खिड़की के पास रखी कुर्सी पे बैठे थे। नज़रें बाहर सड़क पे जमी थी। महर चंद लम्हे तजब्जुब सी खड़ी रही, फिर खामोशी से चलती हुई उनके सामने रखी दूसरी कुर्सी पे बैठ गई। ट्रे कुर्सियों के बीच में रखे टेबल पे रख दी थी। चंद लम्हे मज़ीद सड़के वो खामोशी से बैठी रही। आपको हमेशा मुझसे यही शिकायत रही है ना कि मैं आपको नगीन की बेटी नहीं समझता, मैं आपको अपना खून नहीं मानता। उन्होंने बात का आगाज़ किया था। अब मुझे बस ये आरज़ू रही है कि आप मुझे उनकी बेटी तस्लीम करें। मैं आपसे शिकायत करने का सोच भी नहीं सकती। वो बेकरारी से बोली थी। आपके पास एक मौका है, मुझे साबित कर दें कि आप उस कमज़र्फ़ वहाज के साथ नगीन सुल्तान की भी औलाद हैं। उनका लहजा ठहरा हुआ था। चले हुए हाथ की तकलीफ़ कम हुई थी। क्या, कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सब कुछ कर लूँगी। वो तो जैसे तैयार बैठी थी। सोच लें आप कर सकेंगी। वो तोल कर बोल रहे थे। आप मुझे तुम कह सकते हैं अब्बा, मैं सब कर लूँगी, आप हुक्म करें। मैं आपको तब तुम पुकारूंगा जब मुझे यकीन हो जाए कि आप वाकई नगीन की बेटी हैं, उसी की तरह आला ज़र्फ़, उसी की तरह बावकार। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? सफ़ीर की मोहब्बत से दस्तबरदारी देनी होगी। वो बेलचक लहजे में बोले थे। एकदम जले हुए हाथ में जले हुए दिल का दर्द भी शामिल हुआ था। अब्बा, वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई थी। सफ़ीर आपको नहीं चाहता, आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको साबित करना होगा कि आप बावकार हैं। अगर यहाँ नगीन होती तो कुर्बानी देती, वहाज जैसा चूड़ा कुर्बानी नहीं देता। नगीन बावकार बनती, वहाज जलील होता। आपको महरमा वहाज, आपको साबित करना होगा कि आप नगीन सुल्तान की बेटी हैं, उसी की तरह बावकार, उसी की तरह अजीम। उनका लहजा सर्द था, बेहद सर्द। इससे मुझे क्या मिलेगा अब्बा? उसकी आवाज़ रंधी हुई थी। मेरी मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ये आपका वक्त है। आपको मेरे दिन के चंद घंटे मिल सकते हैं। हम सुबह और शाम की चाय साथ पी सकते हैं, हम साथ वॉक कर सकते हैं। मैं आपकी बनाई चाय पी सकता हूँ, आपका लाया खाना खा सकता हूँ, आपके हाथ से दवाई ले सकता हूँ, आपके मुखातिब करने पे नरमी से जवाब दे सकता हूँ, आपको तुम बुला सकता हूँ। बोलिए, आपको मंजूर है? आप चाहते हैं कि मुझे दिल दे दें, लेकिन इसमें खून की फरहमी रोक दें और मैं फिर भी ज़िंदा रहूं। खून के बगैर दिल 5 सेकंड में बंद हो जाएगा अब्बा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको बंद ना होने दूं। आप चाहते हैं कि मैं एक नया पौधा लगाया जाए और उसको पानी ना दिया जाए। अब्बा, वो जल जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे आपके चंद घंटे चाहिए अब्बा। मैं ये चांस नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मेरा दिल क्यों ना बंद कर दे। हाथ बुरी तरह जलने लगा था। उसमें ऐसी तकलीफ़ उठी थी कि अल-अमान, मतलब आप राज़ी हैं? नहीं, बोल दो, मना कर दो। सफ़ीर ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे गिव अप मत करो। तुम उसको नहीं छोड़ सकती, उसको छोड़ना तुम्हें मार देगा। उसके दिमाग ने बेशुमार दलीलें दी थी, लेकिन नहीं, उसको दिल की सुननी थी। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ठीक है, फिर जाइए, मैं आज रात आपको एक बार फिर बुलाऊंगा। अब आप जा सकती हैं। उन्होंने एक बार फिर उसको मुड़कर नहीं देखा था। और चाय? मैं वहाज की बेटी के साथ चाय कॉफ़ी नहीं पी सकता। इसे ले जाओ। जब साबित कर दो तुम नगीन सुल्तान की बेटी हो, तब चाहे ज़हर ले आना, यूसुफ सुल्तान पी लेगा। वो बेबसी से लब को चलती उठी थी। उसने अपनी मताए हयात का सौदा किया था, वो भी सिर्फ किसी के चंद घंटों के लिए। ये महरूमी क्या क्या करवाती है। मैं क्या कर सकती, क्या करती? हसन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों रात की तारीकी में छत पे एक दूसरे के सामने बैठे थे। महर के चेहरे पे चांद की रोशनी पड़ रही थी। सफ़ेद मुक़द्दस रोशनी में थक गई थी। उनकी नफ़रत सहते सहते कोई रास्ता, कोई जाए फ़रार नहीं थी। मेरे पास सफ़ीर को अगर हासिल कर भी लेती तो खुशी नहीं मिलती मुझे। मैं तो सफ़ीर को भी इसलिए पाना चाहती थी ताकि मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाए। नगीन की बेटी को जो मकाम ना मिला वो शायद सफ़ीर की बीवी को मिल जाए। लेकिन देखो ना हसन, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया रेत की तरह। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे बस में जो था मैंने वो किया। हसन, मुझसे यही हो सकता था। हसन चुपचाप उसको देखे जा रहा था। उसके बड़े इस हद तक जा सकते हैं, उसने नहीं सोचा था। उस रात वो महर के ऐसे राज का अमीन बना था जिसे उसको क़यामत तक नहीं खोलना था।
तो जो आपने जो भी किया सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए मौजूद रहूँगा, हर जगह हर वक्त। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से मोहब्बत सौदेबाजियों से नहीं मिलती, वो आपका बख्त होती है। मिली तो मिल गई और ना मिली तो आप चाहे एड़ियाँ रगड़ें या फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं, वो आपको नहीं मिलेगी। उस वक्त वो महर को कोई 16 साल का बच्चा नहीं लगा था, वो बिल्कुल मराद सुल्तान लगा था। महर ने सर झटका था। ये टीनेजर्स क्या समझेंगे हमारे रोग। हसन उठ खड़ा हुआ था, वो भी उसके साथ उठी थी। उसका दिल हल्का हो चुका था। उसने किसी आम टीनेजर को अपना राजदार नहीं बनाया था। वो मिराज सुल्तान का बेटा था। मर जाएगा लेकिन कसम नहीं तोड़ेगा। वो रात गर्म और हफ्ज़दा थी। हारून शाहिद सुल्तान मंजिल से आकर सीधा अपने कमरे में गया था और अभी तक बाहर नहीं आया था। 9 बजने वाले थे जब नवाल उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुई। वो गालबन फ्रेश हो रहा था, तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो घुटनों से ज़रा नीचे तक आते बाथरूम में मलबूस था। माँ को देखकर शर्मिंदा सा वापस ड्रेसिंग में घुस गया। अब बाहर आया तो भूरी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। बाल अभी भी गीले थे, आंखें सुर्ख थी। आज फिर सारा दिन उस खुदगर्ज लड़की की वजह से ख्वार रहे हो ना। सुना है मंगनी करवा ली। हम लोगों को बताना तो दूर, भनक तक ना पड़ने दी। वाह ज़बरदस्त। वो सख्त गुस्से में थी। मम्मा ये सब बहुत अचानक हुआ और ना वरना पुप्पो जान आपको ज़रूर बुलाती। वो अपने बाल बनाते हुए कह रहा था। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं तुम्हारी पुप्पो जान को, और तुम किस खुशी में बिन बुलाए बाराती बनकर खड़े हो गए थे वहाँ। मुझे वहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं था, ये बस एक इत्तेफाक था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वहाँ उसकी रस्म होगी, वरना मैं वहाँ कभी ना रुकता। वो वाकई ना रुकता। हारून मेरे बेटे, क्यों कर रहे हो ये सब? खुद को क्यों अजियत देते हो? तुम नहीं भूल सकोगे उसको। सारी ज़िंदगी इसी अजियत में रहोगे कि उसको अपना क्यों नहीं लिया। ज़रा सी ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर वो तुम्हारी बन सकती है तो इसमें क्या कबाहत है? वैसे भी शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। उसने खामोशी से सारी बात सुनी थी और फिर उनको पास बेड पे आकर बैठ गया था। अच्छा क्या चाहती हैं आप? उसको अगवा कर लूँ? वो तहम्मुल से पूछ रहा था। ज़बरदस्ती निकाह कर लूँ, बल्कि गन पॉइंट पे निकाह करता हूँ, लेकिन ये तरीका काम नहीं करेगा मम्मा, क्योंकि वो मर जाएगी। लेकिन कबूल है नहीं बोलेगी, फिर क्या करूँ? उसने सोचने की अदाकारी की थी। महराज अंकल के ऊपर गन रख लूँगा, या फिर हसन, अगर वो भी नहीं तो पुप्पो जान, वो तो है ना, या फिर पप्पा, वो भी तो उसके मामू हैं। हारून बकवास मत करो मम्मा, वो मर जाएगी लेकिन ऐसी शादी कबूल नहीं करेगी। मैं चाहे उसको अगवा करूँ, ज़बरदस्ती करूँ या कुछ और, वो सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करेगी। माफ़ी तो दूर, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। वो आज की लड़की है मम्मा, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मोहब्बत पे तरजीह देगी। वो हाले है, वो इज़्ज़त की मौत पसंद करेगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं। मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में नहीं गुजार सकता कि मैंने जिससे मोहब्बत की उससे ज़बरदस्ती की। मैं उसको मोहब्बत ही नहीं मानता, और उसको घर से उठा लेना, ज़बरदस्ती निकाह, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना, उसको सारे जहान में रुसवा करना, उसकी अपनी नज़रों में उसकी कोई इज़्ज़त ना रहने देना, अगर यही मोहब्बत है तो मैं नहीं कर सकता। मोहब्बत में दस्तबरदारी देता हूँ। मोहब्बत से वो हाले सुल्तान है मम्मा, वो ज़बरदस्ती का दिया हुआ जोड़ा नहीं पहनती। शादी तो फिर दूर की बात है। मैं सारी ज़िंदगी उस दुख के साथ रह सकता हूँ कि वो मुझे ना मिल सकी, लेकिन ये अजियत कि वो मुझसे नफ़रत करे, ये मैं नहीं झेल पाऊँगा। हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में जिनको उनकी मोहब्बत नहीं मिली, एक मैं भी सही, लेकिन ज़िल्लत में मिली तवज्जो, भीख में मिली मोहब्बत, ये मैं नहीं ले सकता। वो मुझे नहीं मिली। ये दुख रोज़ मुझे अंदर से खा रहा है, लेकिन मैं ख़ुद को बेतौकीर नहीं करूँगा। उसका नाम सफ़ीर के साथ सुनकर मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया, लेकिन उसको खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, चाहे वो सफ़ीर हो या कोई और। एक बात और, अगर मैं उसकी खुशी नहीं चाहता तो मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं उससे मोहब्बत के दावे करूँ। मोहब्बत छीनने का नाम नहीं है, ये तो कुछ देने का नाम है। मैं ख़ुद को उस पर वार दिया है मम्मा, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आप प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ा नहीं सकती तो मेरी मोहब्बत की तजलील भी ना किया करें। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ हैं। अगर आज तक उससे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तो आगे जाकर भी नहीं होगी। वो नरमी से कहकर उठ गया था। तुम क्यों हो ऐसे? वो नम आंखों से बोली थी। पापा पे गया हूँ ना, इसलिए। वैसे आपने कहीं पापा को अगवा करके तो उनसे शादी नहीं की थी? दफ़ा हो जाओ बदतमीज़। वो रोते रोते हंस पड़ी थी। वो भी उनको देखकर मुस्कुराया था। ये एक छोटे से ढाबे का मंजर था। कुछ लोग खुशकपियों में मसरूफ़ थे तो कुछ खाना खा रहे थे। हर तरफ लकड़ी की 4 कुर्सियों के दरमियान एक बड़ी सी गोल मेज़ हायल थी। जिनकी फैमिली ज़्यादा होती वो 2 मेज़ों को साथ जोड़ देते और कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाते, लेकिन यहाँ एक ऐसी मेज़ भी थी जहाँ सिर्फ 2 लोग ही बैठे थे।
एक स्याह दुपट्टे वाली नफीसा हयात और उनके सामने उनके कज़न और दूध शरीक भाई रहमान। वो दोनों खाना नहीं खा रहे थे। उनके पास खाने से ज़्यादा बड़े मसले थे। खुदा की कसम, वैसे मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, तो मुझ पे यकीन कर, तेरा भाई जहर खा लेगा लेकिन किसी का खून नहीं बेचेगा। वो दरमियानी उम्र के थे। नकूश काफ़ी हद तक नफीसा से मिलते थे, ख़ास तौर पर आंखें। मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं पता, आप इस मामले से लाइल है भाई। थकी थकी सी थी। यकीन कर नफीसा, जब से मुझे ये सब कुछ पता चला है ना, जी नहीं चाहता कि उसकी शक्ल भी देखूं। मैं उसको तलाक ही दे देता, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बच्चों की माँ है। बच्चे रुल जाएंगे, हया ना आई। बेहया को जिस दुकान से घर चलता है वो तूने डाल कर दी, जिस घर में रहते हैं वो तूने दिया। अरे बच्चों की फ़ीस तक तू भरती रही हो अब तक, और वो उसकी आंखों की शर्म मर गई थी। अम्मा कहती थी ये कम नस्ली, इसको ब्याह कर मत ला, ये अपनी नस्ल दिखा देगी। लेकिन नहीं, मुझ पे तो भूत सवार था मोहब्बत का। वो तो जैसे बेबस थे, उनको खुद पे गुस्सा था। छोड़ो भाई, कुछ और बात करो, मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकती। एक वक्त में वो मेरी दोस्त रही है। उनका लहजा सादा सा था। अच्छा ये तो बता, तुझे ये सब पता कैसे लगा? जब मैं अमेरिका से आई उसके अगले दिन ही मुझे ज़री की हकीकत पता चल गई थी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो किसी घर वाले के मुलव्विस हुए बगैर मुमकिन नहीं है। कोई इतना दिलेर नहीं था कि सब नफीसा के घर में घुसकर उसके बेटे को ड्रग्स दे। मैं बेकरी जा रही हूँ, ये बात बस ज़री को बताई थी, और नहीं, उस रोज़ उन्होंने मेरा ताक़ुब नहीं किया था। वो सब ज़री की इन्फॉर्मेशन थी। खैर कड़ियाँ मिलती गई, और जो सूरत सामने आई वो आपकी बीवी की थी। फिर तूने इतना इंतज़ार क्यों किया? उसी दिन क्यों सब कुछ नहीं बताया हमें? एक चीज़ जो मुझे शक में डाल रही थी कि ज़री क्यों चाहती थी मैं अमेरिका जाऊँ। बस ये मामला मुझसे हल नहीं हो रहा था, और आखिरकार मैंने ये भी जान लिया। उनके होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट थी। ज़री जानती थी कि वो मेरे सामने रकम खर्च नहीं कर सकती। वो मेरी नज़रों में आ जाएगी, मैं उसके लफ्ज़ पकड़ लूँगी, उसकी चालें पलट दूँगी। तभी वो चाहती थी कि मैं चली जाऊँ। पता है भाई, वो कहती है उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसने मेरा कितना नुकसान किया। उनकी आंखों में किरचियाँ सी भरने लगी थी। वो मेज़ पे आगे को हुए सरगोशीनुमा आवाज़ में कह रही थी, उसकी वजह से मेरा एतबार करने की हिस्सी मर गई है। मुझे लोगों से खौफ आने लगा। मैं अब काफ़ी अरसे तक कोई दोस्त नहीं बना पाऊँगी, बल्कि शायद सारी ज़िंदगी मैं दोस्तों के बगैर रहूँगी। मैं किसी से राज नहीं कह सकूँगी, और अगर कहूँगी तो सारी सारी रात और दिन इस खौफ में रहूँगी कि कहीं वो मेरा राज ना फाश कर दे, कहीं वो भी मुझे धोखा ना दे दे। वो बहुत डिस्टर्ब सी थी। मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ। अगर सारी दुनिया आपके साथ धोखा करे, दगा दे, आपकी पीठ में खंजर घोंपे, यहाँ तक कि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान भी अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए, आपका महबूब आपसे बेवफाई कर दे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, तो आपके पास एक ऐसा शख्स होता है जिसको आप सब बता सके, जिससे बिला झिझक सब कह सके, और वो होता है आपका दोस्त। मैं अब सोच रही हूँ, आपका दोस्त ही आपसे दगा करे, आपको धोखा दे, तो आप किससे जाकर कहेंगे? भाई आप बताइए, मैं किसके पास जाऊँ? उनकी आंखों का कर्ब रहमान को अपना दिल कटता महसूस हो रहा था। वैसे तो तू गम ना कर, वैसे अल्लाह है ना, वो तेरे मुजरमों को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तू अल्लाह की बड़ी लाडली है, उसका तुझ पे ख़ास करम है। तूने उसका कलाम पढ़ा और पढ़ाया है। तुझे पता है अल्लाह को तुझसे इतनी मोहब्बत है कि जो कोई भी तुझे धोखा देता है या देने लगता है, वो उसका चेहरा तेरे सामने ले आता है। वो तुझे कभी मुकम्मल धोखा खाने नहीं देता। वो तेरे ऊपर लोगों की हकीकतें बड़ी जल्दी खोल देता है, और जिसने तेरे साथ बुरा किया होता है उसके साथ तो वो होता ही है कि खुदा की पनाह। तुझे याद है जब तूने वकालत का पर्चा दिया था? वो जैसे याद करके बता रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। तब उस हॉल की सुपरिटेंडेंट ने तुझसे आधे में पर्चा छीन लिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था तूने उसको अपनी ख़ानदान की किसी लड़की को नकल करवाते देख लिया था। इससे पहले कि तू उसके ख़िलाफ़ कुछ करती, उसने बाजी पलट दी। लेकिन फिर जब नतीजा निकला तो तू पास हो गई थी। तेरा तो आधा पर्चा हुआ था, लेकिन उस सुपरिटेंडेंट की लड़की पूरा पर्चा देकर भी फ़ेल हो गई, और फिर अगले कई साल जब भी उसने पर्चा दिया फ़ेल ही हुई। वो कभी पास नहीं हो सकी। वैसे तेरे साथ नाइंसाफ़ी उनको महंगी पड़ गई। नफीसा एक टिक उनको बोलते हुए सुन रही थी। उनकी आंखों में किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। और वो फुरकान, वो तुम्हारा बचपन का मंगेतर याद है? उसने भरे मोहल्ले में ये इल्ज़ाम लगाया था कि तू वकालत पढ़ने नहीं बल्कि आवारा गर्दियाँ करने जाती है बाहर, और कई बार तो उसने तुझे खुद लड़कों के साथ होटलों में देखा है। याद कर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ था।
उसकी बहन की शादी ऐन निकाह के वक्त टूट गई। उसका बाप उसी रात सदमे से मर गया। माँ पागल हो गई और उसकी होने वाली बीवी अपने माइयों के रात भाग गई। वो आज तक कंवारा है, किसी ने उसको अपनी लड़की नहीं दी। उसने तेरी किरदार कशी की, अल्लाह ने उसको कहीं का न रहने दिया। तेरी नंद, उसने तुझे धक्का देकर तेरा पहला बच्चा मार दिया और इसके बाद तुझे कभी औलाद न हुई। उसके साथ क्या हुआ याद है ना? उसके 5 के 5 बच्चे एक ही साल में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गया और शौहर हादसे में मर गया। वो दीवानों की तरह गली गली रोती फिरती थी, उसको देखकर कलेजा मुंह को आता था। मेरे पास ऐसे 1000 किस्से हैं, मैं क्या क्या याद दिलाऊं। मुझे बहुत डर लगता है फैसे। एकदम उनकी आंखें नम हुई थी, उनका लहजा कांपा था। बड़ा डर लगता है मुझे जरी के अंजाम से। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। देख, तो उसको माफ़ ना कर बेशक, लेकिन उसके लिए दुआ करना। उसका क्या मेरी औलाद पर ना आ जाए। मुझे मेरी औलाद बड़ी प्यारी है, उसके लिए दुआ करना। वो कमबख्त हासिद हो गई, उसका पेट नहीं भरता, अब उसका हसद उसको खा ना जाए। वैसे उसके लिए दुआ करना। वो आखिर में जैसे रो पड़े थे। उसने तुझसे तेरा करियर छीन लिया। वो अभी बोल रहे थे कि नफीसा ने उनकी बात काटी थी। उसने मुझसे मेरा करियर नहीं छीना, मुझसे मेरा करियर मेरे ईमान की कमज़ोरी ने छीना। इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ज़िंदगी, ये सब तो अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन मैं लोगों से डर गई। मुझे लगा वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर उमर की ज़िंदगी लिखी होगी तो वो लोग चाहें उसको गोली मार दे या जहर दे दे, वो बच जाएगा। जरी और उन 10 लोगों का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे बेटे की बीमारी, मेरा अमेरिका जाना, मेरी लाइसेंस कैंसिल हो जाना और वहाँ दियारे गैर में जाकर हिम्मत हार जाना और फिर शर्म से कभी वापस ना आना। वो तंजिया मुस्कुराई थी, लेकिन उन लोगों से एक गलती हो गई, बस एक गलती। अब उनकी आंखों में सर सा तासुर था और लहजे में तपिश सी। उन लोगों ने गलत औरत चुन ली, उन्होंने नफीसा हयात को चुन लिया। अब मैं उनको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे बाप की खून पसीने की कमाई से मैंने वकालत का इम्तिहान दिया था। बसों के धक्के, कहीं कहीं घंटों की भूख, ये सब मैंने इसलिए नहीं बर्दाश्त की थी कि एक दिन कोई भी ऐरा गहरा आएगा और मुझसे मेरा हक छीन लेगा। ना मैं ये होने नहीं दूँगी। एक एक को घसीटूँगी, एक एक से हिसाब लूँगी। मेरे दिनों की अजियत का, मेरे रातों के अजाब का हिसाब मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी भाई, किसी एक को भी नहीं। उनको लगा था कि वो लोग मुझसे मेरा वाहिद रिश्ता जरी को छीन लेंगे और बस नफीसा हार जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता मेरा वाहिद और मजबूत रिश्ता तो मेरे अल्लाह से है। और जिस इंसान का अल्लाह के सिवा कोई ना हो, उससे डरो, उसके कहर से डरो, उसकी नरमी से डरो, उसकी चुप से डरो, उसके बोलने से डरो और जब उसको सताओ तो खुदा के अजाब से डरो। वो सर से लहजे में बोलकर खामोश हुई थी। तो क्या करने वाली है फैसे? वो बमुश्किल बोल पाए थे। नफीसा गहरा मुस्कुराई थी, वही जिसमें नफीसा माहिर है। मैं एक एक को कोर्ट में घसीटने वाली हूँ, वो बोलकर आसूदगी से आंखें मूंद चुकी थी। यूसुफ सुल्तान का कमरा उस वक्त बिखरा सा था। थोड़ी देर पहले सफ़ीर और हाले की रस्म के बाद घर के सारे अफराद एक एक करते अपने कमरों को चले गए थे। अब कॉफ़ी के भाप उड़ाते मग्स थे, प्लेट में रखे ड्राई फ्रूट्स थे और दादा पोती की ना ख़त्म होने वाली बातें थी। यूसुफ सुल्तान बेड से टेक लगाए, पैर लंबे किए नेम दराज थे, जबकि हाले आलती पालती मारे बैठी थी। कुछ देर पहले खुले हुए बाल अब ढीले जूड़े में बंध गए थे। उसके चेहरे पे खुशी थी, उसकी आंखों में चमक थी। अच्छा, बाकी सब बातें छोड़िए दादा जान, आप ये बताइए कि चची जान और पुप्पो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती थी? उसके लहजे में तजस्सुस था। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। फरवा और नगीन की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे पे जान देती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया था। हाले गौर से उनको सुन रही थी। उन्हीं दिनों मेरा भतीजा वहीद गांव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने उसको अपने घर में रख लिया। वो नगीन के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगा, वहाँ उसकी मुलाकात फरवा से हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीद उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। उसने मुझसे बात की, मैं फरवा के घर रिश्ता ले जाने को राज़ी हो गया। उन दिनों फरवा के भाई का रिश्ता नगीन के लिए आ गया। मैंने नगीन से इस बारे में बात की, उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी अचानक से फरवा का इल्तफात वहीद से हटकर शम्स पे जा ठहरा। वो दोनों अक्सर मिलने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वहीद और शम्स की एक दूसरे के साथ झड़प हो गई। मैंने कई बार शम्स को समझाना चाहा, लेकिन वो जवान था, गर्म खून था, घर छोड़ने की बात कर देता और मैं हार जाता। इसी तरह एक दिन शम्स और फरवा बाहर मिलने गए और वहीद ने उनको देख लिया। वो जज्बाती सा बंदा था, उसने शम्स पे हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, फरवा ने उसी वक्त उसी जगह वहीद को थप्पड़ मारा और उससे ये कह दिया कि वो अब शम्स से शादी करेगी। फरवा ने ये सब पैसे के लिए किया था, सब जानते थे। वहीद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। दादा जान सांस लेने को रुके थे। हाले बेचैनी से आगे को हुई थी।
फिर क्या हुआ बताइए ना दादा जान। होना क्या था, शम्स और फरवा की शादी हो गई और नगीन को फरवा से सख्त नफरत। वो उसको देखती तो मुंह फेर लेती, यहाँ तक कि उसने शम्स से भी बात करनी छोड़ दी थी और नगीन के भाई के रिश्ते को भी मना कर दिया। वो नगीन से बेतहाशा मोहब्बत करता था, लेकिन नगीन की यही रट थी, मैं उस खानदान में शादी नहीं करूँगी, सांप के बल से सांप ही निकलता है। वो बेचारा नीम पागल सा हो गया था नगीन की मोहब्बत में। हर रोज़ वो हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता और नगीन से माफ़ी मांगता, एक ऐसे गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। फरवा को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। उसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो ट्रस्ट से मस ना हुई। नगीन की ये बहुत बुरी आदत थी, वो जब किसी ज़िद पे अड़ जाती तो चाहे गलत भी होती तो इस ज़िद को छोड़ती ना थी। खैर किस्सा मुख्तसर, नगीन ने वहाँ से शादी कर ली और उसके अगले हफ्ते फरवा ने ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं करवा दी, लेकिन वो बेचारा बामुश्किल चंद ही महीने जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी, वो जब मरा तो उसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा इसके बाद से नगीन से इस दर्जा मुतनफिर हो गई कि नगीन को देखती तो खुद को कमरे में बंद कर देती या चीखने चिल्लाने लगती और नगीन को गालियाँ बकती। लेकिन इन सब में फुफ्फो का कोई कसूर तो नहीं था, उनकी शादी उनकी मर्ज़ी, वो जिससे चाहे करे। चच्ची को भी कुछ सोचना चाहिए था। वो उनकी बात के बीच में बोली थी, बेटे जब किसी का कोई अजीज़ मरता है ना, तब वो गलती और कसूर नहीं देखता, वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्ज़ाम दिया जा सके। जैसे नगीन ने वहीद की मौत को इल्ज़ाम फरवा को दिया, इसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का ज़िम्मेदार नगीन को समझती है और उससे नफ़रत करती है, बेतहाशा बेअंदाज नफ़रत। ये मैं जानता हूँ और नगीन जानती थी। और मेरा क्या कसूर, मुझसे क्यों चिढ़ती हैं वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज़ नगीन जैसा है। तुम्हें पता है फरवा ने नगीन की मौत पे एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि उस हफ्ते उसने कच्ची बस्ती में जाकर देगे बांटी थी। तुम सोचो ज़रा, अंदाज़ा करो उस नफ़रत का जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी ना, उस दिन फरवा ने एक पूरी बेकरी की मिठाई खरीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ, मुझे उसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा खुद भी नहीं जानती। आपने उनको कुछ कहा नहीं? मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हाले के लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। अगर वहाज चूड़ा मरता तो मैं भी देगे बांटता, अगर उसको कोई भी तकलीफ़ होती तो मैं भी मिठाई बांटता। महर की पैदाइश के बाद वहाज सुधर गया था, लेकिन मैंने उसको कभी माफ़ नहीं किया। मेरे लिए वो सारी ज़िंदगी वही वहाज रहा जिसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया था। मैं जब जब उसको देखता था मेरा खून खौलता था। जब मैं अपनी नफ़रत पे काबू नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं दूसरों को दर्स देता फिरूं। अल्लाह अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा हो गई मैं। बस मरने मारने की बातें में तो जा रही हूँ भाई। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए थे। इस वक्त ना जाना, फरवा का गम ताज़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलती हाले को पीछे से आंख लगाई थी। गर्म लोहे पे चोट मारने का तो अलग ही मज़ा है, वो मुड़े बगैर कहती बाहर निकल गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे से आने के बाद से फरवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी थी। उनको यकीन नहीं आता था कि जो अभी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत थी। उनकी आंखें पथराई हुई थी, उनमें गुस्सा था, शौक़ था। उनको रह रहकर महर पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उनकी बाजी पलट गई। वो अब तक शौक़ में थी कि वो छटांग भर की लड़की हाले किस तरह उनको मात दे गई। सदमा शदीद था। इसी वक्त उनके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो उसी वक्त बैठी रही, उसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन वो उस चाप को पहचानती थी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। चची जान मैं आ जाऊँ? वो अध खुले दरवाजे पे खड़ी पूछ रही थी। हाले मैं कम अज़ कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो मुड़े बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने और सुलह करने, सब सॉर्ट आउट करते हैं ना। कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी? वो बोलती हुई फरवा के पास आकर बैठ गई थी। उसका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे उन दोनों के दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया की सी लड़ाई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूमकर उसको देखा था। मैं तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफ़रत है, इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आंख से आंसू ना निकले, इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने ज़िंदा जला डाले तो मैं उसको रोकूं ना। वो उसके पास उसके बहुत करीब बैठी घरा रही थी। हाले का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। चले छोड़िए ये नफ़रत मोहब्बत, मुझे ये बताइए आप इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफ़ीर की शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सिर्फ लफाजी नहीं है, आई मीन इट। उसका लहजा सादा था, पुरखुलूस। उसने चल लम्हे पहले वाली फरवा की बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। वो आज झगड़ा करने नहीं आई थी।
फरवा उठ खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में ऐसा सर तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊं तुम्हें क्यों कर रही हूँ मैं इस रिश्ते की मुखालफत, क्यों हूँ मैं इसके ख़िलाफ़? क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मकरू शक्ल फुप्पी याद आती है और मेरा जी चाहता है मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूँ। मेरी फुप्पो के बारे में इस तरह बात मत करे चची, हाले ने उनको टोका था। और बताऊं, तुम दोगली हो हाले, तुम गोल्ड डिगर हो। पहले हारून को दोस्ती का झांसा दिया और कई साल उसके पैसों से ऐश करती रही, और जब शादी की बारी आई तो तुमने शहर का एक बेहतरीन बिजनेसमैन फांस लिया। तुम उस हारून के साथ सारा दिन सड़कों की खाक छान सकती हो, उसके साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हो, लेकिन शादी नहीं, शादी तुम उससे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। मुझे क्या समझ रखा तुमने? पागल हूँ मैं? हाँ चाची, आप इस तरह मेरे किरदार पे बात नहीं कर सकती, मैं आपको ये हक नहीं देती। मैं यहाँ सुलह करने आई हूँ, आप बात बढ़ा रही हैं। आप तीसरी वजह बताऊँ? वो तो जैसे उसकी सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी माँ के ख़ानदान में औलाद होती ही नहीं, और अगर किसी की हो भी जाए तो 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। क्या मेरे बेटे को भी बेऔलाद रखने का इरादा है? तुम्हारी माँ ने 10 साल बाद औलाद पैदा की, तुम कितने साल लगाओगी? 15 या 20? बल्कि ऐसा करना, सफ़ीर के बच्चों को मेरी कब्र पे ले आना, वहाँ खेल लेंगे मुझसे। वो ज़ख्मी नागिन की तरह फुनकार रही थी। हाले का दिल जैसे किसी ने ज़ोर से दबाया हो। ऐसे तो ना कहिए, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। अम्मा के बस की बात तो नहीं थी ये। अरे रहने दो तुम्हारी माँ को शादी के पहले हफ्ते ही तलाक हो गई थी। अब मेरे बेटे के लिए ऐसी नस्ली बदकिरदार औरत बच्ची है, तुम्हें घर लाऊंगी मैं। जैसी बदकिरदार तुम्हारी माँ थी वैसी ही। हाले झटके से अपनी जगह से उठी थी। बस बहुत बोल चुकी आप और बहुत सुन चुकी मैं। अब अगर आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं भूल जाऊंगी आपके साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। अगर मेरी माँ और मेरा किरदार साफ नहीं तो आज आपके किरदार की भी बात कर ही लेते हैं। आप वही हैं ना जिन्होंने पैसे के लालच में एक भाई से रिश्ता तोड़कर दूसरे भाई से जोड़ लिया था। 2 भाइयों को एक दूसरे से मुनफिर कर दिया, यहाँ तक कि उनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। आपकी अपनी दोस्त ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप किरदार की अच्छी नहीं थी, लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती थी। चलिए, ये सब तो आपकी शादी के पहले के किस्से हैं ना। आपने शादी के बाद क्या किया, मैं याद दिलाऊं? वो आंखों में गज़ब लिए उसके सामने खड़ी घर्रा रही थी। आपको ये बताऊं कि क्यों शम्स चचा को आपकी इस मकरू शक्ल से भी नफरत है? क्योंकि उनके कान के पास चुकी थी, आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली। क्योंकि 20 साल कबल शम्स चचा ने आपको एक जापानी बिजनेस टाइकॉन के साथ होटल के एक कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि ज़बान को बयान करने की ताब नहीं, लफ्ज़ों को मफ़हूम देने की जुर्रत नहीं। उस दिन से लेकर आज तक इस घर में आपकी हैसियत, शम्स चचा की नज़रों में आपकी हैसियत 2 टके की भी नहीं रही। इसलिए कहती हूँ, चच्ची बदकिरदार लोगों को चाहिए किसी दूसरे के किरदार की बात ना करें। वो बोलकर पीछे हटी थी, जबकि फरवा के कांटों तो लहू नहीं, बदन में उनका रंग नुचड़ गया था। उनका चेहरा सफ़ेद था, लट्ठे की मानित सफ़ेद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाउ डेयर यू लिटिल बिच? वो बहुत देर बाद फुनकारी थी। चिल्लाइए मत चच्ची, वो उनसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धाड़ी थी। जिनका अपना माजी दागदार हो उनको चाहिए कि दूसरों के हाल पे तबसरे ना करें। उसका लहजा ठंडा था, बर्फ़ जैसा। तुमने मुझे तन्हाई में जलील किया, मैं तुम्हें महफिल में रुसवा करूँगी। तुम मेरा दागदार माजी उठाकर लाई हो ना, मैं तुम्हारे हाल को ज़िल्लत का निशाना बना दूँगी। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि सारी दुनिया देखेगी तुमसे। वो छीनूंगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम्हारी किस्मत अब से मैं लिखूँगी हाले, और मैं तुम्हारे बख्त में वो ज़िल्लत लिखूँगी कि तुम मरकर भी उस दाग को धो नहीं सकोगी। याद रखना। वो हाले के बिल्कुल करीब खड़ी दबा दबा सा खरा रही थी। उनके लहजे में काट सी थी, जबकि हाले दोनों हाथ सीने पे बांधे खामोशी से उनको सुनती रही। और जब बोली तो बस इतना, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वो बोलकर रुकी नहीं थी, दरवाज़ा ठां की आवाज़ से मारती कमरे से निकल गई थी। फरवा को यूँ लगा था जैसे ये दरवाज़ा उनके मुंह पे मारा गया। उनके जिस्म का सारा खून नुचड़ कर उनके चेहरे पे आ चुका था। अज़ियत सी अज़ियत थी, ज़िल्लत सी ज़िल्लत थी। आज उस छोटे से ढाबे पे होने वाली मुलाकात को 3 साल बीत चुके थे। नफीसा ने अपने लाइसेंस की बहाली के लिए केस दायर कर दिया था। इसके बाद उनको 3 सालों के लिए अदालत के धक्के खाने पड़े थे, कहीं सबूत इकट्ठे करने पड़े थे, कहीं सफ़र तय करने पड़े थे। ऐसे में उमर की सारी जिम्मेदारी उनके भाई रहमान पे आ चुकी थी। उसको स्कूल से लाना, लेकर आना, उसके बाकी छोटे मोटे काम वहीं करते।
जब तक नफीसा घर ना आ जाती 3 साल की लंबी ख्वारी के बाद आज उनके केस का फैसला हो गया था। नफीसा हयात को बेगुनाह करार देकर उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। इस सारे अरसे में उनकी सारी जमा पूंजी उस केस पे लग चुकी थी, लेकिन बलाखिर वो आज़ाद थी, बेगुनाह थी। उस वक्त वो अपने कमरे में बेड पे बैठी उमर को होमवर्क करवा रही थी। उमर अब काफ़ी बड़ा हो गया था, उसका कद निकल आया था, सेहत भी अच्छी खासी थी। उसकी स्याह आंखें मज़ीद चमकदार और ज़हीन हो गई थी, लेकिन उसकी ज़िद और हठ धर्मी आज भी वैसी ही थी। वो आज भी अपनी मर्ज़ी ही करता था, चाहे उसको 1000 बार रोका जाए। वो बेड पे बैठा खामोशी से अपना होमवर्क कर रहा था जब रहमान एक धाड़ से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। वो बेहद गुस्से में लगते थे। वैसे ये मैं जो सुन कर आया हूँ, क्या ये सब सच है? वो बामुश्किल खुद पे काबू रखते बोले थे। पहले ये तो पता लगे आपने सुना क्या है, वो मुतमईन सी बोली थी। तूने इस्तीफ़ा दे दिया, और अगर यही करना था तो क्यों इतने साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, क्यों खुद को ख्वार किया, अपने पैसे बर्बाद किए? या अल्लाह, वैसे तू कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे मुझे। उनका बस नहीं चलता था कि अपने बाल नोच डाले। उमर ने कॉपी पे झुकी नज़र उठाई थी, उसकी नज़रों में नागवारी थी। आप मुझे लिखने देंगे या मैं बाहर चला जाऊं? उसके लहजे में बदतमीज़ी नहीं थी, वो बस पूछ रहा था। वो वाकई बस पूछ ही रहा था। चल निकल इधर से, आया बड़ा मामे को आंखें दिखाता है, उन्होंने झिड़का था। अम्मा अपने भाई से कहिए झूठ ना बोलिए, मैंने आंखें नहीं दिखाई। बेटे आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ओके? वो नरमी से बोली थी। ओके। उसने खिलाफ मामूल आज जिद नहीं की थी, खामोशी से उठकर चला गया था। भाई मैं ये नहीं कर सकती थी, मुझे खुद से शर्म आने लगी थी। इस बार अगर उम्र की बीमारी वजह बनी थी तो अगली बार कुछ और वजह बनती। मैंने इस पेशे का तकद्दुस पामाल किया था, मुझे कोई हक़ नहीं था कि मैं दोबारा इस अदालत में कदम रखती। उस लड़की के कत्ल में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। अगर मैं लोगों से खौफ ना खाती और उम्र की ज़िंदगी और मौत को अल्लाह के हाथ में दे देती तो ये सब ना होता, कभी भी ना होता। मैंने जो कुछ किया है इसकी सज़ा खुद को इसी सूरत दूंगी। अल्लाह को छोड़कर उसके बंदों से डरने वालों के साथ यही होता है। ये मेरी सज़ा है, प्लीज़ मुझे इसको भुगतने दे। उनका लहजा सादा सा था। रहमान के कंधे ढीले पड़े थे। फिर क्या करेगी तू? वैसे क्या घर बैठी रहेगी? अब कि उनका लहजा फ़िक्रमंद सा था। नफीसा मुस्कुराई थी। मैं घर बैठने वालियों में से नहीं हूँ भाई। जो घर में मैंने उम्र और अपने लिए लिया था, कल उसको बेच आई हूँ, और उसकी जगह मैंने एक जिम के मालिक से बात की है, वो इस जगह को बेचने के लिए राज़ी है। मैं वहाँ लड़कियों के लिए सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस अरेंज करूँगी। मैं उनको ऐसा ट्रेंड करूँगी, उनके लिए ऐसे कोच रखूँगी कि वो 5-5 दरिंदों का अकेले मुकाबला कर सके। मैं एक लड़की को नहीं बचा सकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी और को इस जुल्म से बचा सकूँ। मैं अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करूँगी और यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और तुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपनी बच्चियों को ऐसे कराटे क्लास लेने भेजेंगे? किस खुशफहमी में रह रही है तू? यहाँ लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते इस डर से कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाएं, कहीं उनको पढ़ लिख कर पढ़ ना लग जाएं। और तुझे लगता है कि वहाँ लड़कियाँ कराटे क्लासेस लेने आएंगी तो अपनी अकल किधर बेच आई है पैसे? वो अफसोस से पूछ रहे थे। मैंने कब कहा कि लड़कियाँ वहाँ कराटे क्लासेस लेने आएंगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। लड़कियाँ वहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आएंगी, लड़कियाँ वहाँ कुकिंग क्लासेस लेने आएंगी, लेकिन मैं वहाँ उनको वही सिखाऊंगी जो मैं चाहूँगी, जिसके लिए मैंने वो जगह ख़रीदी है। वो चमकती आंखों के साथ बता रही थी। मतलब तू लोगों को धोखा देगी, और अगर किसी ने घर जाकर बता दिया तो क्या करेगी तू? वैसे देख मत पड़ इन कामों में, उन्होंने जैसे बाज रखना चाहा। मैंने कब कहा कि मैं किसी को धोखा दूंगी? वहाँ कुकिंग क्लासेस ही होंगी, वहाँ सिलाई क्लास भी होगी, लेकिन उसकी फ़ीस होगी, और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो मुफ्त होगा। वहाँ आने वाली हर लड़की, हर औरत सिलाई और कुकिंग पे कम ध्यान देगी और सेल्फ़ डिफेंस क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मैं औरतों की फ़ितरत से वाकिफ़ हूँ। मुफ्त का अगर जहर भी दे दो तो औरतें घर ले जाएंगी, ये सोच कर कि चूहे मारने के काम तो आ ही जाएगा। औरतों को मुफ्त की चीज़ें फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रही, साफ साफ लफ्ज़ों में बता दे मुझे। वो उलझ से गए थे। देखिए, आपने बाज़ार में औरतों को देखा होगा, जहाँ भी जिस भी दुकान के सामने सेल लगी होगी, औरतों का सबसे बड़ा हजूम वहीं होगा। हालांकि सेल में रखे कपड़े इतने बेकार होते हैं कि 2 सिलाइयों में ख़राब हो जाएंगे। वो सेल में रखा हुआ 1000 वाला जोड़ा तो ले लेगी, लेकिन दुकान में रखा 1500 वाला सूट लेते उनकी जान जाएगी। हालांकि वो ज़्यादा पायदार भी होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें बेवकूफ़ या लालची होती हैं, वो बस कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें चाहती हैं। वो तादाद चाहती हैं, मेयार नहीं। अब जब उनको कुकिंग और सिलाई क्लासेस के साथ
फ्री जिम भी मिलेगा, तो आप देखिएगा कैसे और कहाँ कहाँ से लड़कियाँ और औरतें आएंगी। लेकिन इस सब से तुझे क्या फ़ायदा होगा, तेरा तो घर भी बहुत मुश्किल से चलेगा। उमर का स्कूल, उसके बाकी अखराजात और सब कहाँ से पूरे होंगे। मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं चाहिए, मैं बस कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। और उमर के स्कूल और बाकी अखराजात के लिए मुझे एक लॉ कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी मिल गई है, सब मैनेज हो जाएगा। परेशान मत हो आप, वो तसल्ली देते हुए बोली थी। और वो मुतमईन भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब नफीसा उनको गेट तक छोड़ने गई तो वो रुक गए, हिम्मत मजतमा की और बोलना शुरू किया। वैसे तो ज़री के लिए दुआ करना, वो ठीक हो जाए, बस तेरी दुआओं में बड़ा असर है। बस ये फालज उसकी जान छोड़ दे। कसमें मेरे बच्चे रुल गए हैं। उनके लहजे में शर्मिंदगी और दुख था। मैं दुआ करूँगी, वो उनकी तरफ देखे बगैर बोली थी। उन्होंने कह दिया, मतलब वो दुआ करे। अवाइल अप्रैल के दिन थे, हब्स और गर्मी अपने अरूज पे थी। शाम के 6 बजे का वक्त था। मेराज सुल्तान कंपनी के ऑफिस में पावर चेयर पे बैठे मैनेजर को कोई हदायत दे रहे थे जब उनका सेक्रेटरी फरहाद बिना नॉक किए ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। उसकी रंगत उड़ी हुई थी। उसने कुछ बोलने को मुंह खोला था कि मैनेजर को देखकर खामोश हो गया। मेराज सुल्तान ने नागवारी से उसको देखा था और मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया था। उस अधेड़ उम्र मैनेजर के जाने के बाद उनका रुख अब फरहाद की जानिब था। हाँ तो मिस्टर फरहाद गफ़ार, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आप बिना नॉक किए मेरे ऑफिस में आ गए। एथिक्स हैं आपके अंदर या नहीं। उनका लहजा ऊंचा नहीं था, उसमें बस नागवारी थी। शम्स सर ने हेवन से मलहका सारी ज़मीन मिर्ज़ा साहब को बेच दी है। आज सुबह ही मुझे उनकी सेक्रेटरी ने इतला दी है सर, सब ख़त्म हो गया। वो लोग एक बार वहाँ आ गए तो सारी जगह का सुकून ख़राब कर देंगे। वो हेवन को बरज़ख से भी बदतर बना देंगे। कुछ कीजिए सर। वो सख्त परेशानी के आलम में बोले चला गया। जबकि मिराज सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, हाथ कांपने लगे थे, उनका बीपी हाई हो गया था। शम्स कहाँ है? वो बदिक्कत बोल पाए थे। वो बाहर मुलाजमीन के साथ है, थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से आए हैं, फरहाद ने इतला दी थी। मिराज सुल्तान एक झटके से अपनी जगह से उठे तो उनका चेहरा गैज़ो गज़ब की तस्वीर लगता था। अपने ऑफिस का कमरा एक धार से खोलते वो सीढ़ियाँ उतरते जा रहे थे। वो ये तक भूल गए थे कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से उनका सांस फूल जाता है। उनको लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उनको कुछ याद नहीं था। शम्स सुल्तान हाले और सफ़ीर की मंगनी की रस्म के बाद अर्जेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए थे और आज 2 दिन बाद उनकी वापसी हुई थी। इस वक्त वो कुछ मुलाजमीन के हमरा कंपनी के गेट पे खड़े थे। उनकी गाड़ी तैयार थी, वो शायद कहीं जा रहे थे, लेकिन किसी मुलाजिम की बात सुनने ही रुक गए थे। उसी वक्त मिराज सुल्तान हाँफते हुए उन तक पहुँचे थे। शम्स उनको देखकर मुस्कुराए थे। मिराज मुस्कुरा भी ना सके। हमें बात करनी है शम्स, अंदर चलो। उनका लहजा संजीदा था। भाई मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो बहुत खुश नज़र आते थे। सब इधर आ जाओ, यहाँ आओ, सब बात सुनो मेरी। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद सब मुलाजमीन को अपने करीब बुलाया था। एक एक करके सब जमा होने लगे थे। थोड़ी ही देर में मजमा सा लग गया था। भाईजान मैंने उस ज़मीन का सौदा कर दिया, वो भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज़्यादा में। वो जोश से बताते हुए उनके करीब आ गए थे। और आपको पता है सफ़ीर की मंगनी की रात मैं इसी काम के लिए इस्लामाबाद गया था। मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था, आप देखिएगा। अब हम मुल्क के सबसे बड़े। और बस उनकी बोलती ज़बान को यहाँ ब्रेक लगा था। चटाक की आवाज़ सारे में गूंजी थी। मिराज सुल्तान लाल भभोका चेहरा लिए उनको देख रहे थे, जबकि शम्स सुल्तान अपने गाल पे हाथ रख के शाकी नज़रों से उनको देखे जा रहे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी ज़मीन का सौदा करने की? वो धाड़े थे। वो मैंने अपनी कमाई से बनाई थी, एक एक टका जोड़ जोड़ कर, अपने बच्चों का पेट काट काट कर। वो मेरी ज़मीन थी, मेरी। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर उसका सौदा कराओ? बोलो। मार्केट से 3 गुना प्राइस पे बेच आए हो ना, मैं उसको 1000 गुना ज़्यादा पे भी ना बेचता। लानत हो तुम पे शम्स सुल्तान, लानत। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन पे लानत हो। उनका चेहरा सुर्ख हो गया था, माथे पे पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनका शुगर लेवल हाई होने लगा था। सारे मुलाजमीन उनको देख रहे थे। कुछ की आंखों में अफसोस था तो कुछ की आंखों में इस्तज़ा, कुछ की ज़बानें मुख्फल थी तो कुछ की ज़बानों पे तबसरे। शम्स अब तक शॉक्ड थे। उनको अब तक यकीन नहीं आता था कि ये वही ठंडे और नरम मिजाज मिराज सुल्तान थे जो बड़ी बड़ी बातों को पी जाते थे, खामोश हो जाते थे, सब्र कर लेते थे, और आज इतनी सी बात पे सारे मुलाजमीन के सामने अपने छोटे भाई पे हाथ उठा लिया था। मुझे लगा था आप खुश होंगे, इतने अरसे से वो ज़मीन बिकी नहीं और अब जब मैंने उसका सौदा किया तो 3 गुना ज़्यादा में। इसके अलावा वो लोग हमें उस ज़मीन पे बनने वाले प्रोजेक्ट से 10% देंगे और इस मुआहदे की कोई मुद्दत नहीं, ये हमेशा के लिए है भाई, हमारी नस्लें तक संवर जाती। वो शौक़ से बाहर आ चुके थे। अब उनकी आवाज़ में अफसोस था।
वो ज़मीन इसलिए नहीं बिकी क्योंकि मैं खुद नहीं बेचना चाहता था। मुझे उसके लिए मार्केट प्राइस से 6% ज़्यादा का प्रपोज़ल आ चुका है। और हमारी नस्लों की बात करते हो, दूसरों की नस्लें बेघर करके हमारी नस्ल खुश नहीं रह सकती। शम्स, किसी की खुशियों की कब्र पे अपना महल तामीर करोगे तो ढह जाओगे। इसी महल समेत वो ओल्ड होम की ज़मीन थी शम्स। मैं अगले हफ्ते वहाँ काम शुरू करवाने वाला था। ये तुमने क्या कर दिया शम्स, ये तुमने क्या कर दिया। उन्होंने बाकायदा अपना सर पकड़ लिया था। अभी शम्स कुछ कहते कि मिराज सुल्तान की तबीयत ख़राब होने लगी। उनका सांस अटक रहा था, उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उनसे अपने कदमों पर ठहरा नहीं जा रहा था। शम्स ने आगे बढ़कर उनको सहारा दिया था। मुलाजमीन में से चंद एक ने उनकी मदद की थी और मिराज सुल्तान को गाड़ी में बिठाया था। गाड़ी अब अस्पताल की जानिब रवाना थी। शम्स ने फ़ौरन सफ़ीर को कॉल करके अस्पताल पहुँचने का कहा था और ख़ुद बार बार परेशानी से अपने बड़े भाई को देखते जाते थे। मिराज सुल्तान ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने वालिद से अपना हिस्सा तलब कर लिया था, जो कि उनको मिल भी गया। लेकिन आधा उन्होंने इन पैसों से शहर के बीचों बीच कई एकड़ पे फैली हुई ज़मीन खरीदी थी। उन्होंने अपना हिस्सा कारोबार के लिए मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने वही पैसा अपनाया जो कि उनको शुरू से पसंद था। वो ज़मीन 2 साल तक उसी तरह पड़ी रही और फिर 2 साल बाद मिराज सुल्तान ने अपना बाकी का हिस्सा भी ले लिया और उस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। असल में उन्होंने छोटे से पैमाने पे एक यतीम खाना बनवाया था जिसका नाम उन्होंने हेवन रखा था। आहिस्ता आहिस्ता उनके इस काम में बरकत होती गई, उनको डोनेशंस मिलने लगे और उन्होंने हेवन के साथ मरहका ज़मीन पे उन्हीं यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवा लिया था। जब यूसुफ सुल्तान को इस बात का पता चला तो उन्होंने डोनेशन के तौर पे कुछ रकम देने की पेशकश की, जिससे मिराज सुल्तान ने अपनी कुछ रकम मज़ीद शामिल करके शम्स के साथ कारोबार में लगा लिया। वो कंपनी से 25% हिस्सा लेते थे, जिसमें से 15% हेवन प्रोजेक्ट पे खर्च होता और बाकी 10 में से 5 वो अपने बच्चों पे खर्च करते और बाकी 5% का उन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया था। वो कहते थे वो 5% हकदारों को मिलता है। अब वो हकदार कौन थे ये बात तो मिराज सुल्तान ही जानते थे। कुछ अरसे से एक कामयाब रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले बरतानवी साथ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ऑनर फ़हीम मिर्ज़ा ने उनसे हेवन ख़रीदने की बात की थी और मिराज सुल्तान ने उसी वक्त शाइस्तगी से माजरत कर ली थी, लेकिन उस मोटे दिमाग के आदमी को ये साफ इनकार हज़म नहीं हुआ था। अब वो बार बार कॉल्स करके हेवन को ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर करते और मिराज सुल्तान हर बार मना कर देते। कुछ अर्सा से वो धमकियों पर भी उतर आए थे, लेकिन मिराज ने खातिर ख्वाह असर नहीं लिया था। हेवन के बिल्कुल करीब उनकी कुछ ज़मीन अब भी खाली थी, जिस पे उन्होंने एक ओल्ड होम बनवाने का सोचा था, लेकिन थैंक्स टू शम्स सुल्तान उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या कुछ बर्बाद किया था उनको अंदाज़ा भी नहीं था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।